हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसके एजुकेशन। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हमने पढ़ा था कि मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से सीमा क्षेत्र लगता है। हाँ विशु, सब कुछ पढ़ाएंगे हम। एलडीसी का बेस शुरू कर दिया है, सब कुछ तैयार है। हमारे टीचर जो हमारे शेरू जी है, जो विशाल पहाड़िया सर है और मैं हूँ, वो मिलकर अच्छी तरीके से एलडीसी का बैच स्टार्ट किया है और आपको तैयारी करवा देंगे ना। तो इसी के साथ तैयारी में जुट जाइए। अब की बार एलडीसी पार। और मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ का इतिहास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से सीमा क्षेत्र आता है। अरे यार, ये स्टूडेंट हंस रहे यार कि किस प्रकार से मजा आ रहा है इनको, कि उत्साहित है ये कि एलडीसी अब की बार एलडीसी पार होगी। और अब हमने पढ़ा है, हम पढ़ रहे हैं कि मेवाड़ का इतिहास किस प्रकार से। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि किस प्रकार के से सीमा क्षेत्र लगता है। वो क्षेत्र मेवाड़ का कहलाता था। और महाभारत काल में इसको क्या कहा जाता था? नगरी मध्यमिका कहा जाता था, जो सीवी चंपत का अंग था एक क्षेत्र। इसके बाद में हमने मेवाड़ का जो झंडा देखा था। और इसके बाद में हमने देखा था कि इनकी कौन कौन सी राजधानी हुई है। और जो राजधानी हुई उसमें प्रथम राजधानी आती जो कौन सी होती है? नागदा। जो जिसकी राजधानी किसने बनाई थी? तो बप्पा रावल या कालभोज ने बनाई थी, है ना। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो सूर्यवंश में ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, तो सूर्य से इनकी उत्पत्ति मानते हैं। और इनका जो वंशज है, वो जो पूर्वज है, वो क्या कहलाता है? विवस्वान माना जाता था। और विवस्वान के बाद में जो इनके वंश में दशरथ राम का जन्म होता है। और उसके बाद में लव कुश का जन्म होता है। तो कुश का 108 का 8वां वंशज कौन था? विजयभूप था। तो विजयभूप ने राजधानी बनाई थी, वो कौन सी थी? विजयभूप ने जो राजधानी बनाई थी, विजयभूप से जो विवस्वान से लेकर जो विजयभूप तक था, इनकी राजधानी कौन सी थी? तो अयोध्या थी। और इसके बाद अब जो इसका छठा वंशज आता है, वो कौन था? शिलादित्य। हाँ, शिलादित्य है ना। तो शिलादित्य आता है। तो शिलादित्य अब क्या करता है? शिलादित्य अपनी राजधानी किसे बनाता है? विजयभूप चला जाता है वल्लभी। और वहां पर जो शिलादित्य अपनी राजधानी वर्तमान में कहाँ पे रहता है? वल्लभी में रहता है। और उनका विवाह होता है आबू, जो वर्तमान में राजस्थान में है, आबू। और वहां पर बहुत बड़ा दृश्य है आबू, माउंट आबू है। माउंट आबू जो सिरोही में पड़ता है वर्तमान में ना। तो जो आबू की परमार राजकुमारी हम सब जानते हैं। आपको पता नहीं हो तो ये बात नोटिस कर लीजिए आप, कि आबू पर जो जिस वंश ने राज किया था, वो कौन सा वंश था? तो परमार वंश, है ना। तो आबू की एक परमार राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था? पुष्पावती। और पुष्पावती वर्तमान में कहाँ पे रहती है? तो वल्लभी रहती है ना, वल्लभी। क्योंकि वल्लभी क्या था? इनका ससुराल था। वल्लभी है ना, वल्लभी इनका क्या था? ससुराल था। और यहाँ पर कौन रहता था? यहाँ पर जो शासन करता था वो कौन था? शिलादित्य। शिलादित्य है ना, शिलादित्य। यहाँ पे शासन कौन करता था? शिलादित्य। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? पुष्पावती। जो पुष्पावती का जो पियर था वो कहाँ पे था? आबू था। और इसके बाद में क्या होता है? इनके ऊपर किसने आक्रमण किया था? अरबों ने आक्रमण किया था, जिससे शिलादित्य और वल्लभी को क्या किया था? तहस नहस कर दिया था। इसके बाद जो इनके जो पुष्पावती के एक पुत्र होता है, उसका नाम क्या था? गुआदित्य। और वो कमलावती ब्राह्मणी को सौंप कर क्या हो जाती है? सती हो जाती है पुष्पावती। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो शिलादित्य के बाद शिलादित्य ने जो गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुहिल ने की थी 566 ईस्वी में। और उनके पिता का नाम क्या था? तो शिलादित्य था। और उनकी पत्नी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम क्या था? पुष्पावती, है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। और इसके बाद हमने कुछ राजाओं के नाम भी देखे थे। और शिलादित्य के बाद में कुछ राजाओं नाम देखे थे। और उसके बाद जो शासक आता है, लश्कर शासक, उसका नाम महेंद्र सेकंड। तो महेंद्र सेकंड तक हमने पढ़ लिया था, है ना। हाँ, वो महेंद्र सेकंड वही है जो बप्पा रावल के पिता, है ना। तो महेंद्र सेकंड को, हाँ, ये नोटिस कर लीजिए आप। हाँ, नोटिस कर लीजिए, क्योंकि जो महेंद्र सेकंड था वो कौन था? महेंद्र सेकंड था वो बप्पा रावल, यहाँ जिसे हम कालभोज के नाम से भी जानते हैं।
जो बप्पा रावल या काल भोज के नाम से भी जानते हैं, वो उनके पिता थे, है ना, महेंद्र सेकंड। तब महेंद्र से हमारी हिस्ट्री आप सब जानते हैं कि हिस्ट्री में क्या होता है, कहानियां चलती है। और मेरा सिद्धांत ये है कि जो हम कहानियां ना पढ़ाकर वो चीज आपको लिखाई जाए, वो मैटर आपको बताया जाए, जिससे कि एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। और हमने ये ठाना है कि अब की बार आपको एलडीसी पार करवा कर छोड़ेंगे ना, तो आप हम पर विश्वास कीजिए, हम आपको एलडीसी के जो वो चीज वो कंटेंट देंगे जिससे आप एलडीसी को क्रैक कर सकोगे ना। तो इसके बाद हमने पढ़ा था तो महेंद्र सेकंड। अब महेंद्र सेकंड के कार्यकाल में एक घटना घटित होती है, क्योंकि महेंद्र सेकंड एक अत्याचारी पुरुष था, अत्याचारी शासक था ना। तो वो क्या करता है, भीलों पर अत्याचार करता है और अत्याचार करता है। अब क्या करते हैं, भील परेशान होते हैं और भील परेशान होकर क्या करते हैं, जो महेंद्र सेकंड था उसकी क्या कर देते हैं, भील हत्या कर देते हैं। अब जो इनका एक पुत्र था, पुत्र का नाम हमने आपको बता रखा है, पुत्र का नाम क्या था, बप्पा रावल, या इसे हम बप्पा रावल या काल भोज भी मानते हैं ना, काल भोज के नाम से जानते हैं, काल भोज के नाम से जानते हैं। लेकिन जो रणकपुर प्रशस्ति है, रणकपुर प्रशस्ति में यह लिखा गया कि बप्पा रावल अलग व्यक्ति है और काल भोज एक अलग व्यक्ति है। तो यहां तक हमने पढ़ा था, क्योंकि महेंद्र सेकंड था वो बप्पा रावल के पिता थे, तो अब भीलों ने क्या किया था, महेंद्र सेकंड की हत्या कर दी थी। अब क्या होता है, बप्पा रावल को जो भील मारना चाहते थे, क्योंकि अब उत्तराधिकारी है वो मेवाड़ का। तो अब क्या होता है, बप्पा रावल जो भाग जाते हैं और किसी ऋषि के पास रहकर ये क्या करते हैं, गायें चराते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं। इसी के चलते क्या होता है, इनके जीवन में क्या होता है, एक गाय क्या करती है, गायों को चराते थे तो गाय क्या करती है, एक गुफा में जाकर दूध देने लग जाती है, जिससे क्या एक गुफा में जाती है और उसी के पास एक ऋषि तपस्या करता है और जिसे गाय वहां पर क्या करती है, दूध की धार छोड़ती है। और उसके बाद क्या होता है, बप्पा रावल जो कालभोज था वो उसी के ऊपर जो ऋषियों ने शंका की थी, क्योंकि जो वो गायें चराने लग जाता था, जो शाम को आता था तब दूध क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अब ऋषियों ने उस पर शंका की, तो उन्होंने पता लगाया और पीछे जाता है गायों के, और गायों के पीछे जाने के बाद क्या होता है, वहां पर जो ऋषि को तपस्या करते हुए देखता है और उनकी शरण में चला जाता है, और जिनका नाम क्या था, तो आपको मैं बता दूं, हरित ऋषि था, है ना। तो हरित ऋषि था। तो अब बप्पा रावल या कालभोज, अब हम पढ़ेंगे बप्पा रावल या कालभोज से, है ना। तो अब ये क्या करते हैं, वो जंगल में रहते हैं और ऋषि की तपस्या करते हैं, वो ऋषि उनकी सेवा करने लग जाता है। और अब क्या होता है, इनके जीवन में इनकी जीवनी पढ़ते हैं ना। तो बप्पा रावल या कालभोज, बप्पा रावल या कालभोज। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर ले ना, और लाइक भी कर ले। और अगर आपको कुछ डाउट है हमारी क्लास के ऊपर कि हमें ये समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारी टेक्निकल टीम आपका जवाब देगी अवश्य, है ना। आपके जो सॉल्यूशन, आपका जो भी समझ में नहीं आया उसका सॉल्यूशन देगी हमारी टेक्निकल टीम। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप भेज सकते हैं। कोई समस्या होगी तो उसका हमारा टेक्निकल टीम जल्दी से जल्दी आपको समाधान करेंगे ना। तो इसी के साथ जोरों शोरों से आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर दे, हमारे इस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहीं से अब मेवाड़ का इतिहास शुरू होता है ना, और अगर हम वास्तविक रूप से देखते हैं तो यहीं से स्टार्ट होता है मेवाड़ का इतिहास। क्योंकि जो मेवाड़ में प्रथम ताकतवर शासक आता है वो कौन थे, ये थे, है ना। तो इनका नाम क्या है, बप्पा रावल या कालभोज। तो आप देख सकते हैं बप्पा रावल या कालभोज। लेकिन आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें ना, क्योंकि हमें निराश नहीं करे, हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो अब इसके बाद इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल कितना होता है, 753 से 736 से 753 ईस्वी तक। सॉरी 736 नहीं, 734 से 753 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है ना। कितना कार्यकाल, तो 753 से 734 ईस्वी तक इनका कार्यकाल। हाँ, यही कार्यकाल है इनका, है ना।
आप देख सकते हैं इनका कार्यकाल 734 से 753 तक। आपको समझ में आ रहा? चलो ठीक है। हाँ, तो इधर देखिए आप, बप्पा रावल या कालभोज 734 से 753 ईस्वी तक। अब माना जाता है कि जो ये शासक थे ये मेवाड़ के प्रथम ताकतवर शासक माने जाते हैं। तो मेवाड़ के प्रथम ताकतवर शासक, मेवाड़ के प्रथम ताकतवर शासक, मेवाड़ के प्रथम ताकतवर शासक है ना। और मेवाड़ के प्रथम ताकतवर शासक कौन थे? तो बप्पा रावल या कालभोज थे। और इन्होंने क्या किया था? मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे इन्होंने ना। तो मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, हाँ, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे इन्होंने ना। और इस पर सूर्य क्या, जिस पर सूर्य की आकृति चित्रित है ना, सूर्य की आकृति चित्रित है। तो जिस पर किसकी आकृति चित्रित है? तो मेवाड़ के प्रथम ताकतवर शासक और सोने के सिक्के चलाए थे जिस पर सूर्य की आकृति, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये सूर्यवंशी थे ना। और कौन से प्रमाण आते हैं? तो महाराणा जो रायमल थे उन्होंने अपने लेख में सूर्यवंशी लिखवाया था है ना। और जो मेवाड़ का झंडा आता है उस पर क्या, सूर्य की आकृति चित्रित है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो मेवाड़ के जो महाराणा थे, मेवाड़ के जो शासक थे, वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे है ना। अब इनके जीवन में एक और घटना घटित होती है। इनकी एक उपाधि भी थी। उपाधि कौन सी थी? तो बप्पा रावल की है ना। इनका वास्तविक नाम तो कालभोज था, लेकिन इनकी उपाधि कौन सी थी? बप्पा रावल। और ये उपाधि किसने दी इनको? तो हारित ऋषि ने। और इन्होंने एक राजधानी भी बनाई थी। आप, मैं इतने अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं कि आप इनका नोट्स भी बना सकते हैं। और ये एलडीसी के लिए नहीं, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है ना। तो आप इसका अच्छी तरीके से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इतना कंटेंट दे दूंगा कि आपको कहीं और से किताबों से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा वादा है आपसे, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। मैं इतना कंटेंट दे दूंगा। मैंने बहुत सारी किताबों को मिलाकर उनका निचोड़ निकाला है ना। तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी और अन्य क्लासेस से जरूरत नहीं। आपका पेड कोर्स जैसा आपको कोर्स दूंगा मैं, मेरा वादा है आपसे। और इसके बाद जो बप्पा रावल ने इनको उपाधि दी थी कि बप्पा रावल है ना, तो इनकी उपाधि है। और इनको उपाधि किसने दी थी? तो हारित ऋषि जो इनके गुरु थे। और इन्होंने राजधानी बनाई थी। राजधानी कौन सी थी? राजधानी कौन सी थी? तो राजधानी आप देख सकते हैं, राजधानी कौन सी थी? नागदा। और नागदा वर्तमान में कहां पे है? उदयपुर में ना, उदयपुर में। नागदा वर्तमान में कहां पे है? तो उदयपुर में है। और इन्होंने 2 मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। तो एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। और एक मंदिर और था जिसका नाम क्या था? सास बहू के मंदिर का निर्माण करवाया। सास बहू के मंदिर का निर्माण
करवाया। तो ये कहां पे करवाया था? तो एकलिंग जी का मंदिर कहां पे वर्तमान में? कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी कहां पे? तो उदयपुर में। जो इनके कुल देवता माने जाते हैं, मेवाड़ के शासकों के कुल देवता। और सासबू इनका वास्तविक नाम अगर मैं आपको बता दूंगा, आपको ये बात किसी ने नहीं बताई होगी कि सासबू के जो मंदिर का जो वास्तविक नाम है वो क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा आज, है ना। आपको कभी किसी ने नहीं, ये किसी भी ऑनलाइन क्लास में आपको नहीं बताई होगी कि ये सासबू के मंदिर का जो वास्तविक नाम क्या है। तो सासबू के बहू के जो मंदिर का वास्तविक नाम है वो है सहस्त्रबाहु मंदिर। जो सहस्त्रबाहु मंदिर, लेकिन जो अपभ्रंश होते होते क्या होता है? सासबहु हो जाता है। अगर राजस्थानियों की भाषा में अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति का जैसे नाम होता है कालूलाल, और कालूलाल होता है, और हम उसे गांव में बोलते बोलते क्या कहते हैं, हम लगभग हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव के लोग बोलते बोलते उसका नाम बोलते बोलते क्या करते थे? एक अड़िया। तो इसी प्रकार से इसका नाम भी बदल गया ना। तो ये सास बहू का मंदिर ये भी उदयपुर में है। तो आपने ये बात नोटिस की होगी कि बप्पा रावल या कालभोज, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जिसे आप अच्छी तरह से नोट्स बना सकते हैं। मैं थोड़ा दूर हो जाता हूं, है ना। तो आपने नोटिस कर लिया होगा। तो इसमें क्या कि हमारी टेक्निकल टीम बता रही है कि सासबू का जो मंदिर है ये नीचे आ रहा है, आपको दिख नहीं पा रहा है ना, तो स्क्रीन में नहीं आ रहा है, तो मैं ऊपर लिख देता हूं। तो मिटा दूं मैं, आपको मिटा दिया है ना ये। अब आता है तो एक वो पीछे छूट गया था, तो सास बहू के मंदिर का निर्माण करवाया। सास बहू या सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु के मंदिर का निर्माण करवाया। और अब क्या होता है, जो बप्पा रावल थे उन्होंने क्या किया था, ये एक ऐसा दुर्ग है जिसका नाम हम चित्तौड़गढ़ है ना, ये दुर्ग जिसका नाम क्या है? चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया है ना। तो ये आपने कहानी सुनी होगी कि चित्तौड़गढ़ है और दूसरे सब गढ़ैया है ना। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो चित्रांगद मौर्य, जो मौर्य शासक था, चित्रांगद मौर्य है ना। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो एक महान मौर्य शिलालेख मिला था कर्नल जेम्स टोड को, और वो क्या कर्नल जेम्स टोड को मिला था। अब क्या करते हैं, कर्नल जेम्स टोड उस जो शिलालेख मिला था उसको इंग्लैंड ले जा रहे थे। इंग्लैंड ले जाते समय भारी वजन होने के कारण उसको समुद्र में फेंक दिया है ना। और ये जानकारी में कहां से मिलती है कि जो समुद्र में फेंका उस शिलालेख को, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। तो उस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि वो उन्होंने एक शिलालेख ले गए थे और भारी वजन होने के कारण समुद्र में फेंक दिया। तो इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। और उस समय शासक कौन था? चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था जिस समय बप्पा रावल ने आक्रमण किया था? तो शासक कौन था? मान मौर्य ना, मान मौर्य शासक। और इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। और नाम क्या रखा? नाम रखा क्या था? नाम रखा चित्रकूट। और इसका अपभ्रंश होते होते क्या हो गया? चित्तौड़ हो गया ना। अब मान मौर्य अब क्या करते हैं? बप्पा रावल क्या करते हैं? बप्पा रावल यहां से इस पर आक्रमण करते हैं। कब करते हैं? 734 ईस्वी में। और इसको जीत लेते हैं ना। तो जीत लेते हैं। तो ये अपने जो शासक हो गया ये कौन है? बप्पा रावल।
तो बप्पा रावल है ना। अब जो अगला मेवाड़ का जो शासक आता है उसका नाम क्या है? राजा अल्लट है। राजा अल्लट है ना। तो अल्लट अल्लट राजा अल्लट राजा अल्लट और राजा अल्लट आते हैं और इन्होंने एक अपनी एक राजधानी बनाई थी जिसका नाम क्या था? आहड़ राजधानी। तो अब नागदा राजधानी किसने बनाई थी? बप्पा रावल ने। और इन्होंने जो राजधानी बनाई थी उसका नाम क्या था? आहड़ आहड़ इन्होंने जो राजधानी बनाई थी उसका नाम क्या था? आहड़। और इन्होंने क्या किया था? जगत अंबिका माता के मंदिर का निर्माण करवाया। जगत अंबिका माता के मंदिर का निर्माण करवाया, जो कहां पे करवाया था? उदयपुर में। जगत अंबिका माता के मंदिर का निर्माण करवाया। अब ये बहुत रंगीला शासक था, है ना। आपको मैं बता दूं ये बहुत रंगीला शासक था। ये राजस्थान से बाहर अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया था? एक हूण राजकुमारी थी हरिया देवी से विवाह किया था, है ना। तो इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। तो इन्होंने क्या किया था? एक हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, जो राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। तो रंगीला शासक है, राजस्थान में विवाह नहीं किया। उस टाइम पे भी हमारे जो शासक थे, हमारे राजा महाराजा थे, वो क्या करते थे? विदेश में जाकर विवाह करते थे। तो अब क्या होता है? विदेश में गए थे अल्लट और विदेश में जाकर विवाह किया था इन्होंने ना। तो राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, राजस्थान का। हाँ, समझ में आ रहा है तेरे को? बोल बोल बोल, समझ में आ रहा है इसको? अच्छी बात है। राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय विवाह। और आप सोचेंगे कि जो पद्मिनी थी वो रतन सिंह ने जो विवाह किया था उसको आप मानोगे कि वो अंतरराष्ट्रीय विवाह था, लेकिन ये आपकी बात आज गलत साबित हो गई। क्योंकि जो राजा अल्लट थे उन्होंने क्या किया था? हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, जो राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। और इन्होंने क्या किया था? एक नौकरशाही व्यवस्था का गठन किया था, है ना। तो नौकरशाही व्यवस्था का गठन किया। तो नौकरशाही व्यवस्था का गठन किया, राजधानी आहड़ बनाई, जगत अंबिका माता के मंदिर का निर्माण करवाया, हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था इन्होंने ना। तो राजा अल्लट आ गए। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो आपको अब जो क्षेम सिंह आता है वो पढ़ाऊंगा ना। तो अब आता है राजा क्षेम सिंह, है ना। तो क्षेम सिंह और इसके दो पुत्र थे। जिस प्रथम पुत्र का नाम था सामंत सिंह है और कुमार सिंह है। तो इसके कार्यकाल में क्या होता है? जो मालवा का शासक था राजा मुंज ने आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ को क्या किया था? आहड़ को क्या किया था? जीत लिया था ना। तो मालवा के शासक
शासक राजा मुंज ने आक्रमण किया, राजा मुंज ने आक्रमण किया। तो राजा मुंज ने क्या किया था, मालवा का जो शासक था राजा मुंज ने आक्रमण किया और सोमन सिंह को हरा दिया था। और उसके बाद कुमार सिंह ने वापस क्या किया था, वापस राजा मुंज को हरा दिया था। और यहीं से एक शाखा का प्रारंभ होता है जिसका नाम क्या था, रावल शाखा का प्रारंभ, है ना। तो रावल जो शाखा थी वो किस समय शुरू हुई थी, तो क्षेम सिंह के समय, है ना। तो रावल शाखा का प्रारंभ हुआ। और ये रावल शाखा का प्रारंभ क्षेम सिंह के समय हुआ था। और रावल शाखा का जो अंत हुआ था वो क्या कब होता है, रतन सिंह के समय होता है 1303 में रावल शाखा का अंत, है ना। उसके बाद में सिसोदिया शाखा का प्रारंभ हो जाता है। तो वहां से लेकर अब तक जो मेवाड़ के शासक थे वो क्या कहलाए, सिसोदिया कहलाए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और हमारे जो चैनल है उसको लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच आज हमारी क्लास देखने के लिए, है ना।